नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 जो 18 अक्टूबर 2022 को BD 102 अर्थात शिक्षा का इतिहास एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था या हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था। 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज अपनी सी है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ध्यान रखना, यहाँ ओमार आंसर सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। हम लोग प्रश्नों पर आए दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राज्य के नियम को हटाना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, उदारीकरण। अगला प्रश्न है 2 नंबर, एजुकेशनल टीवी भारत में पहली बार कब आई। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, 1959 में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, केवल 2। तकनीक कभी सृजनात्मक समझ नहीं ला सकती, गलत है, क्योंकि ला सकती है। प्रस्तुत समय में शिक्षक तकनीकी पर बहुत जोर दे रहा, तो दूसरा नंबर सही है, अर्थात सही जवाब हो जाएगा 3 का सी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एजुसेट है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु। ठीक है, दोनों हैं। 4 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से क्या ई अधिगम का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, सही जवाब हो जाएगा 5 का बी। छात्र अध्यापक हेतु सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शैक्षिक तकनीकी थर्ड को और कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी थर्ड को अर्थात 3 को और कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, अनुदेशन तकनीकी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, संभवनाथ। अगला प्रश्न है 8 नंबर, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जैन दर्शन। अगला प्रश्न है 9, निम्न में से क्या असत्य है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, ए, गुरुकुल समाज के निर्देश पर निर्भर करते हैं। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ये गलत है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौन सा वेद सबसे उत्कृष्ट है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, ऋग्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के लेखक थे। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, सी, सनत। हालांकि इनका नाम जो था, ऐसे देखोगे आप सर्च करोगे गूगल वगैरह में तो कृष्ण यजुर्वेद के लेखक हैं, तो कृष्ण द्वैपायन आ जाएगा, इन्हें सनत भी कहते थे, तो इसलिए उनका नाम होना चाहिए, नहीं है तो सी सही हो सकता है। ठीक है, तो सी सही होना चाहिए इसके अनुसार। 11 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 12, निम्न में से किस विषय को वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी, निरुक्ति, कल्प, तर्क, तीनों।
अगला प्रश्न है 13 नंबर, वैदिक काल में किस शिक्षण विधि को उत्कृष्ट माना गया? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, मनन। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी। वैदिक काल में शिक्षा वर्ग एवं रंग रूप के आधार पर थी, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी। अगला प्रश्न है 15, वैदिक काल के पश्चात शिक्षा के उद्देश्यों को विद्यार्थी प्राप्त करते थे। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, मोक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, वैदिक काल के बाद अनुदेशन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन से थी? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी, सुनना, चिंतन, ध्यान, तीनों। अगला प्रश्न है 17, निम्न में से क्या सत्य है अर्थात कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, वैदिक एवं बौद्ध काल में शिक्षा सुव्यवस्थित थी, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सही कथन का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, बौद्ध विहार में सभी वर्गों के छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से क्या श्रवण के लिए सुझाव है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, सभी, अहिंसा का पालन, असमय खाना न खाना, सत्य बोलना, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं, सिर्फ 3 बी 2 4, ध्यान रखना इसको सभी सही है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा 19 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 20, एक विषय के रूप में विनय विषय का अध्ययन सम्मिलित था। यहाँ विनय पिटक की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना बी, बौद्ध काल में एक विषय के रूप में विनय विषय का अध्ययन सम्मिलित था। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, बौद्ध काल में। अगला प्रश्न है 21, बौद्ध काल में निम्न में से किस विषय को उच्च शिक्षा स्तर में नहीं पढ़ाया जाता था? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, धर्म को। अगला प्रश्न है 22, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला प्रश्न है 23, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, चार्ल्स ग्रांट ने। अगला प्रश्न है 34, संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, 1791 में। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1791 में, 1791। अगला प्रश्न है 25, प्राच्य पश्चात्य विवाद का अंत किया था। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, लॉर्ड ऑकलैंड ने, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 26, हंटर कमीशन का विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम था। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, गरीब भारतीयों के बच्चों के लिए। ठीक है, हंटर कमीशन का विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम था, सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है 27, मिलान करें, ध्यान रखना पूरा आएगा नहीं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 27 का, आप लोग ध्यान रखना ए हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ से मिल जा रहा है, ए इसका सही जवाब है। मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो ए मतलब ए का 5 अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये 5 नंबर एंग्लो मोहम्मदन विश्वविद्यालय। ठीक है, और दूसरा है बी का 2 अर्थात ओस्मानिया विश्वविद्यालय, ये अनुदेशन उर्दू भाषा, और तीसरा है 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय म्योर सेंट्रल कॉलेज, और लखनऊ विश्वविद्यालय इसका कनिंग कॉलेज। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है 28, विश्वविद्यालय एवं उसके संस्थापकों का मिलान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो ये हो नहीं पाएगा, तो आप लोग देख लेना, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ठीक से देखेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3
ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो ए का 3 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखना इसका जो है 2 का बी का 1 अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये जो है सर सैयद अहमद खान थे। और तीसरा जो हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना जो सी है इसका, सी का 2 हो जाएगा सर लखनऊ विश्वविद्यालय सर हरकोट थे। और जो 4th नंबर था डी, इसका 4th ही है अर्थात उस्मानिया विश्वविद्यालय, इसका निजाम थे। तो इस तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है। 28 का सही जवाब हो जाएगा सी। पीडीएफ आप लोग प्राप्त करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि उसको इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है। तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे प्राप्त आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, प्लस जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है 29, निम्न में से कौन भारत में व्यावसायिक शिक्षा के नियोजन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है 30, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, नरेंद्र देव कमेटी ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है 31, मिलान करें। ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप मिलान करेंगे तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ज़्यादा बड़ा है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ए का 3, बी का 5। आप देख सकते हैं आर्टिकल 45 में क्या है, तो 3, 14 वर्ष से कम बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 29 में क्या है, यहाँ पर अल्पसंख्यक का है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, हाँ ठीक है, 29 का यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो सही है कि उन्होंने अपना विद्यालय वगैरह शिक्षा के संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा है, ठीक है। उसके बाद सी के 1 हो जाएगा अनुच्छेद 243, तो हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय नहीं हिंदी राजभाषा, यहाँ पर गलत दे दिया है। हिंदी जो हमारी राजभाषा है, ठीक, इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना। अच्छे लोग गलत कर देते तो पता नहीं रहता, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 350 ए, तो इसमें क्या है, 2, अल्पसंख्यक वर्ग की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, 31 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 32, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है? 32 का सही जवाब हो जाएगा डी, आर्टिकल 30, ठीक है, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देने के लिए कहता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, 28। अगला प्रश्न है 34, आदान प्रदान योजना संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, सभी तीनों हैं, ठीक है। विभिन्न भारतीय भाषा में प्रमुख किताबों के प्रकाशन से, बी, पुस्तकों के उत्पादन हेतु राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट को वित्तीय सहायता देने से, सी, विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन से। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी। अगला प्रश्न है 35, निम्न में से क्या मानवाधिकार शिक्षा के 3 आयाम हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 36, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, 1994 में। अगला प्रश्न है 37, मानवाधिकार पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विश्व के दार्शनिक विचार, सांस्कृतिक समूह, संस्कृति का विकास सभी सम्मिलित हैं, तो इसमें से कॉमन नहीं है तो कोई नहीं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38, किस संस्था द्वारा मानवाधिकार संरक्षण की घोषणा की गई? किस संस्था द्वारा मानवाधिकार संरक्षण की घोषणा की? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है 39, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है?
सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संयुक्त सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ अर्थात यूएसएसआर। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है 41, भारतीय संविधान में निम्न में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, टैक्स चुकाना नहीं है। संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता की रक्षा, जन संपत्ति की रक्षा ये है, लेकिन टैक्स चुकाना ये जो है डीपीएसपी अर्थात मतलब जो मौलिक कर्तव्य है उसमें नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है 42, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया डॉट के सुझाव के आधार पर, अर्थात किसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, श्वानसिंह कमेटी। अगला प्रश्न है 43, भारतीय संविधान के 4A भाग में कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 11। पहले 10 थे, बाद में जुड़ गए तो 11 हो गया। अगला प्रश्न है 44, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, गोवा में। अगला प्रश्न है 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है 46, पंचायती राज संस्थाएं विकास में मदद नहीं करती। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी, उच्च शिक्षा में नहीं करती, प्राथमिक शिक्षा में, स्वास्थ्य शिक्षा में, स्त्री शिक्षा में करती हैं। अगला प्रश्न है 47, राज्य के शैक्षिक कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, सभी, शोध एवं विकास, पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या का निर्माण, वित्तीय सहायता प्रदान करना अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है 48, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, 1990 में। अगला प्रश्न है 49, निम्न में से किस मांग को सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा में हाईलाइट किया गया? सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी पर, सम्मानपूर्वक जीना व कार्य करना, बी, अपनी संपूर्ण क्षमताओं का विकास करना, सी, सामान्य निर्णय लेना तथा अधिगम को बनाए रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 50, डीपीईपी एसएसए ईजीएस कार्यक्रम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, प्राथमिक शिक्षा से, एसएस मतलब सब शिक्षा अभियान वगैरह जैसे हैं, सब प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 51, डेलर कमीशन कब नियुक्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, 1993 में, 1993 में। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, समझ हेतु अधिगम, ये सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है 53, एडगर फोरा रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, 1972 में। अगला प्रश्न है 54, डेलर कमीशन रिपोर्ट को कहा गया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, लर्निंग टू बी। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट रोकथाम करता है, आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, सभी, शारीरिक दंड का, शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत ट्यूशन का, कैपिटेशन शुल्क का, तीनों का, अर्थात सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 56, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा की वित्तीय जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का। ध्यान रखना, जो अपना एजुकेशन है, शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में आएगा, राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार में, लेकिन जो दोनों टकराहट होगी तो केंद्र सरकार का जो नियम है माना जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी। अगला प्रश्न है 57, किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, 1976 में। आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य से दूसरा प्रश्न हो गया, तो मिला तीसरा प्रश्न हो गया। सोशलिस्ट कमेटी की अनुशंसा पर
1976 में सम्मिलित किया गया था। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 58, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बचाने का उल्लेख किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, मौलिक कर्तव्य में। चौथा प्रश्न पूछा गया मौलिक कर्तव्य से, महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग देख के जाइएगा। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 59, शिक्षा में निवेश का परिणाम निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना 59 का सही जवाब हो जाएगा बी। छात्र शिक्षा, ध्यान रखना शिक्षक छात्र के अनुपात पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डी भी हो सकता है। शिक्षा में निवेश का परिणाम निर्भर करता है, तो जनसंख्या के रंग पर कोई मतलब नहीं है, पाठ्यक्रम पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है लेकिन अगर शिक्षक सही से पढ़ा नहीं रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। परिस्थिति भी मान लीजिए बहुत अच्छा है लेकिन शिक्षक अगर नहीं है पढ़ाने वाले तो छात्र कैसा पढ़ लेगा, आप ही बताइए। तो जो मुझे लग रहा है मेरे अनुसार 20 का सही जवाब हो सकता है। ठीक है, अगर डी भी हो सकता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो शिक्षा में निवेश का परिणाम निर्भर करता है, तो मेरे अनुसार सही जवाब हो जाएगा बी। अगर आप डी किए तो सही हो सकता है। ठीक है, तो 59 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 60, निम्न में से कौन सी विधि मानवाधिकार शिक्षण प्रदान करने हेतु है। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपयुक्त सभी, केस स्टडी विध, सेमिनार विध, नाटकीय विध, तीनों। अगला प्रश्न है 61, निम्न में से क्या स्थापना के वर्ष क्रम के अनुसार सही है। तो ध्यान रखना 61 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले नरेंद्र देव कमेटी, ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट, उसके बाद राममूर्ति कमेटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्थापना वर्ष क्रम में सही है, तो अपने अनुसार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नरेंद्र देव कमेटी सबसे पहले, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जनार्दन रेड्डी उसके बाद, फिर राममूर्ति कमेटी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 62, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। सही जवाब हो जाएगा बी, 131। अगला प्रश्न है 63, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नॉर्वे। आप लोग ध्यान रखना 2022 का भी देख के जाइएगा। ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि करंट में हालांकि 2020 में पूछा, 2022 में, 2021 और 22 दोनों देख के जाइएगा। अभी क्या हुआ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा था योगा का, BD 204 का हो गया आगरा यूनिवर्सिटी में, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 104, उसमें योग का थीम 2022 और 21 दोनों पूछा। तो इस तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह कर रहा है, पुराना ज़रा पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लोग 2021 और 2022 दोनों का जो है स्थान इसका देख के जाइएगा मानव विकास रिपोर्ट का। ठीक है, और भारत का भी। अगला प्रश्न है 64, भारत में किस प्रदेश का सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक है। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, केरल। अगला प्रश्न 65, मानव पूंजी संपदा सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना ए, बेकर। अगला प्रश्न है 66, मानव पूंजी संपदा सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका सभी, शिक्षा एक उत्पाद है, शिक्षा एक प्रक्रिया, शिक्षा एक निवेश। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा इस तरह से डी, सभी। अगला प्रश्न 67, मानव संपदा पूंजी का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, व्यक्तिगत प्रतिरोध क्षमता, संप्रेषण कौशल, शिक्षा, तीनों सभी सही है। अगला प्रश्न 68, निम्न में से क्या मानव संपदा सिद्धांत का तत्व नहीं है। ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, इनमें से कोई नहीं। कार्य का अनुभव, सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल, व्यक्तिगत, तीनों हैं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्या मानव संपदा सिद्धांत का तत्व नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 69, इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं नहीं वाले, आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला प्रश्न है 69, मानव संपदा पूंजी सिद्धांत के बारे में क्या असत्य है, अर्थात क्या गलत है। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, पारिस्थितिकी ज्ञान एक प्रकार का मानव पूंजी संपदा है। ठीक है, कौन सा गलत है, तो ये जो डी है ये गलत है। पारिस्थितिकी ज्ञान एक प्रकार का मानव पूंजी या संपदा है। 69 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 70 नंबर,
मानव संपदा के स्रोत में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, स्वास्थ्य में निवेश। अगला प्रश्न है 71, कौन सी संस्था विभिन्न देशों को मानव संपदा सूचकांक के आधार पर श्रेणी प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, ठीक है, यूएनडीपी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, मानव विकास सूचकांक का प्रत्यय किसने विकसित किया था। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, महबूब उल हक। अगला प्रश्न 73, निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। 2020-21, 2020 छोड़ दीजिए, 21-22 दोनों का अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, ठीक है। विश्व में प्रथम स्थान कौन है, भारत का रैंक क्या है, और उसके जो भी क्राइटेरिया है सारे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। 73 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, ए बी दोनों। पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों द्वारा प्रयोग हुई चीजों की गुणवत्ता, ये दोनों सम्मिलित नहीं है, ठीक है, अर्थात ए बी दोनों। यहाँ देखो ये भी दोनों नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप डी करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, प्रति व्यक्ति आय, लोगों द्वारा प्रयोग की हुई चीजों का गुणवत्ता, ये दोनों नहीं सम्मिलित है, अर्थात सिर्फ दोनों करना है बस आपको। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 74, सही वाक्य को चुने। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, दोनों, अर्थात शिक्षा रोजगार के लिए है, शिक्षा सशक्तिकरण के लिए, दोनों सही है। अगला प्रश्न 75, निम्न में से कौन सा मंत्रालय गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम अभियान 2020 का नोडल मंत्रालय है। निम्न में से कौन सा मंत्रालय गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 का नोडल मंत्रालय है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न 76, UDISE प्लस रिपोर्ट संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न 77, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ सार्थक है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, विद्यालयी शिक्षा हेतु क्रियान्वयन योजना। अगला प्रश्न 78, छुपी हुई बेरोजगारी के संदर्भ में क्या सत्य है, मतलब क्या सही है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, या ज़्यादातर किसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि आपको पता होगा खेती के जो काम है अगर 5 लोग करेंगे तब भी, अगर 10 लोग करेंगे तब भी उतना ही काम होता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी। 78 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में बहुधा डॉट से ग्रसित होते हैं। शहरी क्षेत्र में किससे ग्रसित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, खुली बेरोजगारी से। अगला प्रश्न है 80, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े दे सकती है। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 81, कम समय में बेरोजगारी कम करने का सर्वोत्तम तरीका है। सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, निजी एवं जन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना। अगला प्रश्न है 82, शिक्षा क्षेत्र के विकास का सूचक है। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, साक्षरता दर। शिक्षा क्षेत्र के विकास का सूचक है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। अगर ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं इसका मतलब विकास हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन में। अगला प्रश्न है 83, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी, ठीक है, 2010 में लागू किया गया था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया, 2009 में। लागू कब किया गया, 2010 में। तो बी इसका सही जवाब है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, शब्दों पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 84, भारत सरकार ने कितना % शिक्षा उपकर लगाई है टैक्स पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, 2%। अगला प्रश्न है 85, विकास का अच्छा सूचक है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है 86, किसके अनुसार
शिक्षा में सब कुछ किताबों से लेकर पाठ्यक्रम तक राजनैतिक है। सही जवाब हो जाएगा 86 का। ध्यान रखना 86 का सही जवाब है डी गिब्बन। कई मार्टिनेज भी दे रहा है, एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो किसके अनुसार शिक्षा में सब कुछ किताबों से लेकर पाठ्यक्रम तक राजनैतिक, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गिब्बन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर मार्टिनेज अगर सही हो सकता है ये भी। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अगर कहीं मिलता है तो अभी जो इसका सही जवाब है मेरे अनुसार डी है। अगला प्रश्न है 87। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को उनकी तीव्रता के क्रम में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित करता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, उसके बाद फिर कौन सा प्रभावित करता है, इस क्रम में आपको रखना है। सही जवाब हो जाएगा 87 का। ध्यान रखना ए। सबसे ज़्यादा धर्म प्रभावित करता है, उसके बाद राजनीति प्रभावित करती है, फिर लोकतंत्र और फिर आधुनिकीकरण। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 88। डाइट की स्थापना किसके सुझाव से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिए, दोबारा भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न 89। विद्यालय बस्ता का बोझ कम करने का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी यशपाल कमेटी। अगला प्रश्न है 90। सरकार द्वारा लगाए गए नियमों को हटाने को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी उदारीकरण। अगला प्रश्न है 91। शिक्षा के निजीकरण को बढ़ाने से। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी आर्थिक असमानता बढ़ेगी। ठीक है, निजीकरण में क्या होता है, आर्थिक असमानता बढ़ती है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92। शिक्षा के निजीकरण का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी शिक्षा की बढ़ती हुई मांग। अगला प्रश्न है 93। मानव संपदा के महत्व को किस पंचवर्षीय योजना ने पहचाना। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी 7वीं। अगला प्रश्न 94। मानव संपदा का मुख्य स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी स्वास्थ्य हेल्थ। अगला प्रश्न है 95। एक व्यक्ति मानव संसाधन बनाता है जब। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी सभी। वह कार्य करने योग्य हो, वह कार्य करना चाहता हो, वह 50 से 60 आयु वर्ग का हो। सही जवाब हो जाएगा डी 96। सतत विकास के लिए शिक्षा मानव को अनुमति देता है कि वह अधिग्रहण करे भविष्य के लिए। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए 96 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, कौन सा, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान कौशल अभिवृत्ति मूल्य। इच्छा नहीं है, ठीक है, बिल नहीं है, तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 96 का। ध्यान रखना ए। ठीक है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है 97। शिक्षा सतत विकास का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी 4। शिक्षा सतत विकास के उद्देश्य 4 हैं। अगला प्रश्न है 98। सतत विकास के उद्देश्य कितने हैं। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए 17 है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं, 17 हैं। महत्वपूर्ण, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 99। यूनिसेफ संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए 1 2 3। डिजिटल अधिगम से, गुणवत्ता अधिगम से, समान पहुंच से, उच्च संप्राप्ति से नहीं। ठीक है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 100 और लास्ट। विकासशील देशों में शिक्षा के सबसे बड़े फाइनेंसर कौन है। सही जवाब हो जाएगा 100 का। ध्यान रखना सी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है। तो दोस्तों यह था BD102 का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो भी मिलता रहेगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इससे संबंधित। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके एमएड कर रहे हैं, क्योंकि इसका दायरा जो है सीमित है। तो व्यू नहीं आएगा तो फिर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बहुत मेहनत करके आंसर की बनाई गई है। कोशिश करेंगे हम लोग कुछ प्रश्न भी, इसका टेस्ट वगैरह भी शुरू करेंगे, जो मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं
जो भी एमएड कर रहे हैं, क्योंकि एमएड की सीट बहुत सीमित होती है, उन्हें बोलिए इस चैनल के बारे में, ठीक है। वीडियो शेयर कीजिए, अगर व्यू ज़्यादा आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू टेस्ट जारी रखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।